सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। तो सुबह 5 AM सीरीज़ हमारा हो चुका है जिससे प्रीलिम्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट वी डिस्कस। और आज जो है जैसे जनरली द हिंदू का सेशन आपका होता है, सो वी आर डिस्कसिंग दैट। तो आज के जो टॉपिक्स हैं दैट इज़ रिजॉल्व तिब्बत एक्ट के ऊपर है, ईयू डिजिटल सर्विस एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कल भी हमने डिस्कशन किया था और आज भी कुछ इस पे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस अगर किया जाए तो एक वो रहेगा। उसके बाद DAP 2020 एंड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एक एस्पेक्ट है, ये दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, एक आपका ये रहेगा। और दूसरा मेंस का जो क्वेश्चन रहता है, तो आज आपका निबंध का स्पेशल दिया जाता है आपको, जो कंटेंट है निबंध के लिए, सो दैट इज़ देयर, सो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो निबंध का टॉपिक है, यू हैव राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ एंड you are not entitled to the fruits of your action। ठीक है, तो ये आपका है। आप अपना निबंध लिख के सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल, इसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ सेंड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिटेल्ड कोर्स ऑन करंट अफेयर, इसमें हमारी 4 क्लासेस हुई हैं। वो क्लासेस जब भी आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। और जो वीडियो डेली बेसिस में अपलोड होता है, और कल से मैंने आपके लिए PDF भी प्रॉपर जो एक MS वर्ल्ड में PDF प्रिपेयर करके और अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प रहेगी। तो saurabpandeyupsc.com में जाके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिंड है। इस कोर्स को जरूर से सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी अभी उसका भी 30% डिस्काउंट एक्टिव है, तो ये भी आप लोग जरूर से गो थ्रू हो। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अगर आप देखो, फर्स्ट टॉपिक अगर आप यू विल सी, तो यहाँ पे पहला टॉपिक है US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पासिस चाइना तिब्बत डिस्प्यूट बिल को जो है वो पास आपका किया गया है। तो ये एक टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे खासतौर से इफ यू विल सी हियर, तो तिब्बत को भी चीन ने ऑक्युपाई कर रखा है, और यहाँ पे भी एक तरीके से आवाज़ हमेशा से उठ रही है कि दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस होना चाहते हैं। तो ये जो तिब्बत के कंटेक्स्ट में, तो अभी जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इस इशू को रेस करना, बिकॉज जिस तरीके से चीन यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा मणिपुर के कंटेक्स्ट में, म्यांमार में देखो, पाकिस्तान में देखो, ऐसा बहुत सारी जगह पे चीन का लगातार इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है। और ताइवान का रीजन देखोगे, वहाँ भी चीन का अच्छा खासा जो अपना प्रेजेंस है, उसने मतलब उस टेरिटरी को भी अपना मान के रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसी को देखते हुए इस इशू को इंटरनेशनलाइज करना और इस इशू को एक सामने रखना, जैसे आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में वो हमेशा आवाज़ उठाता रहता है। चीन की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान के फेवर में बोलता रहता है। और इसका एक बड़ा फैक्टर है कि जो एक यहाँ पे एक इलाका है, अगर आप देखो ये जो येलो में है, इसे हम सक्सगम वैली बोलते हैं। अब ये जो सक्सगम वैली है, ये सक्सगम वैली के अंदर अगर आप देखो, जो सक्सगम वैली है, सक्सगम वैली के अंदर यू विल फाइंड कि इसको दे दिया गया था, किसको इसको दे दिया गया था बाय पाकिस्तान टू चाइना। ठीक है, तो ये जीजियांग प्रोविंस का हिस्सा बना के चाइना आज भी इसको ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर जीजियांग प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी ETIM मूवमेंट आपका चल रहा है, जिसे हम इस्लामिक तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी कहते हैं, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। और बहुत तरीके के जो चीज़ें हैं वो चीन इम्प्लीमेंट कंटिन्यूस बेसिस में जीजियांग प्रोविंस में भी कर रहा है। और इस रीजन में देखा जाए, तिब्बत में भी कई ऐसे इश्यूज रेज होते हैं जो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अधिक आप कह सकते हैं कि जैसे बुद्धिज़्म को फॉलो आपका किया जा रहा था, उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको भी कर्ब करने का काम चीन के द्वारा, उसकी पॉलिसीज़ के द्वारा कई बार किया जाता है। तो इस इशू को सामने रखना, इसी के कंटेक्स्ट में इस बिल को पास किया गया है। US की अगर बात की जाए तो उसने इस बिल को पास किया है और कहा गया कि चाइना और तिब्बत जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाए। अब देखो, यही एक चीज़ है कि अगर ये चीज़ अगर हाईलाइट की गई तो ये इशू अपने आप इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि US जैसा देश अगर इस इशू को हाईलाइट कर रहा है तो अपने आप ही ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सो ये आपका पास किया गया है और ख़ास तौर से कहा गया कि बातचीत की जाए, तिब्बत और चीन के जो भी लीडर्स हैं उनके बीच में बातचीत किया जाए। और इस एक्ट का नाम रखा गया है रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। आपको याद रखना है, प्रमोटिंग अ रिजोल्यूशन टू तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट या फिर रिजॉल्व तिब्बत एक्ट नाम इसका रखा गया है। और इस एक्ट के तहत ही ये चीज़ हाईलाइट की गई कि तिब्बत और चीन के जो लीडर्स हैं वो आपके इश्यूज़ को खुद से रिजॉल्व करें, मतलब बातचीत करके रिजॉल्व आपका करें। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है।
बिल डिसमिस करता है चाइना का क्लेम कि तिब्बत जो है वो हमेशा से चीन का हिस्सा है। अब देखो यहीं से आपका डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो तिब्बत एक फ्रंट ओपन हो जाता है, क्योंकि लगातार जैसे चीन भी क्या करता है कि लगातार अरुणाचल प्रदेश या ऐसे जगह पे अपने क्लेम को इंक्रीज करने का प्रयास करता है, तो उस क्लेम को काउंटर करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर मान लो इंडिया भी बैठता है अगर बातचीत करने में, तो कहेगा कि देखो यूएस ने भी इस लॉ को पास किया और तिब्बत के इशू को रिजॉल्व करना जल्द से जल्द जरूरी है और इसको प्रायोरिटी के तहत आपका करना चाहिए। तो एक कंटेक्स्ट इंडिया को भी मिल जाएगा कि क्योंकि इंडिया भी अपना क्लेम तिब्बत में कर सकता है, और एक कंटेक्स्ट भी मिल जाएगा इंडिया की अगर हम बात करें कि इस जो डिस्प्यूट है चीन और तिब्बत के बीच में उसको जो है दूर करना चाहिए डिस्प्यूट को और बातचीत के माध्यम से, और इसमें इंडिया को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यू रूल्स पॉलिसिंग डिजिटल कंटेंट इन टूडेज हार्श पनिशमेंट फॉर वायलेशन। तो ये एक टॉपिक आपका जनरली हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईआर को कंबाइन करके एक अच्छा टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक हमारे लिए है दैट इज डिजिटल सर्विस एक्ट, डीएसए के बारे में, डिजिटल सर्विस एक्ट। तो डिजिटल सर्विस एक्ट आपको याद रखना है कि ये कहाँ का एक्ट है, ये यूरोपियन यूनियन का एक्ट है, और इसमें जितने भी इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म्स है, मार्केट प्लेस, सोशल नेटवर्क, ऐप स्टोर्स, ऑनलाइन ट्रैवल जितने भी हैं, तो उनको आप कह सकते हैं कि इनको रेगुलेट करना। और इसका मेन गोल क्या है कि इलीगल और हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑनलाइन जो होती हैं या डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड होती है उसको रेगुलेट करना। देखो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको समझना है, जो सबसे बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है कि लगातार डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, खासतौर से जो इंटरमीडिएटरीज अपने आप को कहते हैं, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, ये अपने आप को पब्लिशर नहीं कहते, इंटरमीडिएटरीज कहते, क्योंकि एक बार अगर पब्लिशर कंसिडर अपने आप को कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी कंटेंट इनके साइट में पब्लिश हो रहा है उसके लिए ये अकाउंटेबल होगा। ये कहते हैं देखो हम सिर्फ एक मध्यस्थता का काम करते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है और कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं। तो इसके लिए हम लायबल नहीं कि कौन क्या कंटेंट पब्लिश करता है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि अगर अब आज के समय में इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या कई प्रकार की हार्मफुल एक्टिविटी, चाहे चाइल्ड के कंटेक्स्ट में हो, चाहे किसी मतलब गर्ल या वुमेन के कंटेक्स्ट में हो, इवन बहुत सारे लेवल पे डेमोक्रेटिक सेटअप भी इससे काफ़ी अधिक अफेक्ट और इम्पैक्ट करता है। तो ये इस पर कैसे रेगुलेट करने की बातचीत आपकी डीएसए के अंदर किया गया है। यूज़र सेफ्टी, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना और फेयर, ओपन, ट्रांसपेरेंट चीज़ें होनी चाहिए। की गोल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसके बाद इनोवेशन, ग्रोथ, कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि देखो कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कि उसमें सब कुछ नेगेटिव है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी है। रोल ऑफ यूज़र, प्लेटफॉर्म, पब्लिक अथॉरिटीज़, ये सब चीज़ें जो है रोल्स ऑफ यूज़र्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, दे आर रीबैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू यूरोपियन वैल्यूज़, प्लेसिंग सिटीजन्स एट द सेंटर। तो जो भी यूरोपियन वैल्यूज़ हैं उस कंटेक्स्ट में चीज़ों को रेगुलेट करना, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी हाईलाइट की गई। तो सिटीजन के लिए क्या इसमें किया गया है, जैसे इफ यू विल फाइंड फॉर सिटीजन्स, तो सिटीजन के लिए जैसे इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर सिटीजन्स की बात किया जाए तो सिटीजन्स के कंटेक्स्ट में इफ यू विल फाइंड, तो यहाँ पे सिटीजन के लिए है लाइक सिटीजन्स के लिए चीज़ें हैं आपकी, उसके बाद आपका जो प्रोवाइडर है डिजिटल सर्विस का उसके लिए है, उसके बाद बिजनेस के लिए है और सोसाइटी एट लार्ज के लिए। तो इन सारे सबको इसमें आपका कवर किया गया। तो आप इसको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जैसे सिटीजन्स के लिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, या फिर अगर आप देखो राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, या अपने कंट्रोल और अपने चॉइसेस, मतलब ऐसा ना हो कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन के माध्यम से चीज़ों को किया जाए, या फिर चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शन की बात किया जाए। इसके बाद जैसे जो बिजनेस यूज़र्स हैं डिजिटल सर्विसेज के, वो ईयू के मार्केट को एक्सेस कर सके, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो आपका रहे, ऐसा ना हो कि जिसके पास पावर है वही सिर्फ, या जिसके पास उसको कंट्रोल करता वही सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास ही हों। इसी तरीके से लीगल सर्टेनिटी हो डिजिटल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में, सोसाइटी एट लार्ज जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, ये सब कुछ चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो कुल मिला के सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये ज़रूरी हो जाता है, और जो भी डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन है उसको रोका कैसे जाए, इस पर भी आपका इसके अंदर चीज़ें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर मैसेज इन द कोर्ट, नो टू इलेक्टोरल बॉन्ड। तो क्लियर मैसेज इन द कोर्ट एंड नो टू इलेक्टोरल
बॉन्ड, ये एक टॉपिक हमारे लिए फ्रेम होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको समझना है कि देखो आज के जैसे मंडे टू जो सैटरडे का मंडे टू फ्राइडे होता है, तो साइंस का एक स्पेशल इशू आपका पब्लिश होता है। साइंस का मंडे टू फ्राइडे आप देखोगे तो हम रेगुलर बेसिस में, डेली बेसिस में साइंस के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, और टेक्स्ट भी आता है, एडिटोरियल भी आता है। सैटरडे की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा सा साइंस का नहीं आता है। संडे की बात करेंगे तो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस का एक स्पेशल इशू आता है। संडे का हमारा टाइम भी फ्लेक्सिबल होता है। आज रात को 10:30 बजे मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन करूंगा। आई विल ट्राई कि ऑलमोस्ट हर दिन, संडे छोड़ के हर दिन हमारा इंटरेक्शन हो, थीम बेस्ड इंटरेक्शन हो। जैसे आज की थीम यूट्यूब के अंदर ये इंटरेक्शन होगा कि नेक्स्ट 100 डेज में क्या प्लान हो सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। सेशन ऑलरेडी लाइव सेक्शन में क्रिएटेड है, तो आप उस पर क्लिक करना और ज्वाइन कर लेना। मतलब ये जो सेक्शन है, सेशन है, इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, थीम बेस्ड अप्रोच लेकर चलेंगे, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हो और अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि देखो बहुत सारे एरियाज़ के अंदर जब आप प्रोसीड करते हैं, एक तो सबसे ज़रूरी आपके मन के अंदर आता है कि जैसे अगर द हिंदू सेशन है, कब तक द हिंदू सेशन को देखना चाहिए, अभी कंटिन्यू करें ना करें, ये सब मन में बहुत सारी व्यथाएं आएंगी। तो आपको समझना, देखो मैं एक प्रॉपर पीडीएफ इसका बना देता हूँ और पीडीएफ बना के वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसे थोड़ा सा एक दिन का टाइम लग जाता है, ऑल्दो रॉ पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाता है, तुरंत मतलब क्लास के विद इन 15-20 मिनट्स में आपको रॉ पीडीएफ मिल जाता है, जिसमें हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं प्रॉपर फॉर्मेट हो, कंपाइलेशन फॉर्म में हो, तो वो saurabh-pandey-upsc.com पे आपको मिल जाता है। तो बस आपको क्या करना है कि सेशन सुनना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है तो सेशन आप सुने और वो पीडीएफ डाउनलोड करें। लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि अगर आप जैसे मान लो अभी फरवरी चल रहा, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने अगर आप सेशन छोड़ दोगे तो टॉपिक्स जो कवर्ड हैं या फिर जो भी चीज़ें मतलब हमने डिस्कस की हैं, वो सारा मेहनत आपका ख़राब हो सकता है। तो ये सेशन ऐसा बहुत बड़ा भी नहीं है, 20-22 मिनट, 23 मिनट है, 30 मिनट्स हम सारे टॉपिक्स जितने भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं सब कुछ कवर कर रहे हैं, और साथ में आपको पीडीएफ भी मिल रहा है। तो पीडीएफ आप इन 3 महीनों के लिए सेव कर सकते हैं अगर आपको नोट्स मेकिंग में समय लग रहा है, ठीक है। तो खाली जब भी बैठे तो अपने इस सेशन को गो थ्रू हो जाए। ये सब चीज़ें मैटर, इवन प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस साल के प्रीलिम्स में भी अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं मार्च एंड तक, वो सब कुछ इनमें से कोई भी प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो जाए, खासतौर से फरवरी तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मार्च से भी क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। तो ये है, ऑल द स्टैटिक एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको अपने प्रिपरेशन के अंदर थोड़ा सा जरूर से ध्यान में रखना। चलो शुरू करते हैं। कल हमने इलेक्टोरल बॉन्ड पर डिस्कशन जो है वो किया था, और यहाँ पे एक चीज़ जो कही गई है कि जैसे इसमें इन्होंने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स दिए और अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। मान लो इस स्कीम को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, है ना। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी आप तैयार रखना, आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा। तो वर्ल्ड ओवर में जो अमाउंट है, जैसे देखो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो सरकार है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, और उसमें अगर कॉर्पोरेट सेक्टर पैसा लगा रहा है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करेगा। अगर उसने पैसा मान लो 100 करोड़ लगाया तो फिर वैसी पॉलिसी और ये सब भी फ्रेम करवाएगा, जिससे कि जो भी कंपनी है या बिजनेसमैन है वो अपना प्रॉफिट अर्न करके और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकें। तो ये चीज़ है। लेकिन विश्व में, वर्ल्ड ओवर में वो जो अमाउंट है जो भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ पे चीफ रीजंस फॉर कॉर्पोरेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, जो कि ऑल्सो रिमूव द अर्लियर लिमिट ऑन हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट कुड बी डोनेट टू द पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे इवन ये भी कहा गया कि जैसे जो एक लिमिटेशंस थी उस लिमिटेशन को हटा गया कि कितना कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है, या फिर जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं वो भी उसमें भी मतलब कोई किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो इससे जो शेल कंपनीज हैं जो कि रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करती, पेपर्स में एग्जिस्ट करती हैं, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो जो शेल कंपनीज हैं वो शेल कंपनीज के माध्यम से जो इस प्रकार की फंडिंग की जा सकती है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ये भी एक हाईलाइट किया गया है। फिर यहाँ पे क्रोनिक कैपिटलिज्म, जहाँ पे इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेसी, इनके बीच में एक सहमति सी बन जाती है, जिसमें वो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी उनके हिसाब से फेवरेबल लॉज लेकर आती है। तो इस चीज़ को भी कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है इस चीज़ को रोकने में हेल्प किया। और ये भी आपका कहा गया कि जैसे
इसको जो इलेक्टोरल बॉन्ड इस स्कीम को लाने के लिए खास तौर से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट, कई प्रकार के एक्ट का भी अमेंडमेंट हुआ था। जैसे सेक्शन 31 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑथराइज्ड है कि वो ड्रॉ एक्सेप्ट इशू कर सकता है कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या मान लो कोई बॉन्ड है, इस सबको। तो इसमें एसबीआई को भी इंक्लूड किया गया। पहले आरबीआई था और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, और द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई एक्ट वही कर सकता था, लेकिन इसमें दूसरे एजेंसीज को भी इंक्लूड किया गया। तो गवर्नमेंट ने अमेंड किया इस सेक्शन को यूजिंग अ फाइनेंस एक्ट और अलाउ किया, एक नया क्लॉज डाला, दैट इज 31 सब क्लॉज 3। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑथराइज कर सकती किसी भी बैंक को कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। पहले जैसे भी कोई बॉन्ड्स और ये सब है वो आरबीआई के माध्यम से ही है। तो ये इसको भी स्ट्रक डाउन किया गया है ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से। कई प्रकार के जो लॉज हैं जो अमेंडेड हैं टू इंट्रोड्यूस द इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे आरबीआई एक्ट 1934, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए है जो 1951, और इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, इन सब में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया गया है। जैसे कौन सी पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फंडिंग करा सकती हैं, ये सब कुछ जो है इसमें कई लॉज में बदलाव हुआ है, और इन लॉ में जो भी बदलाव हुआ है उन सबको एक प्रकार से स्ट्रक डाउन किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये आपकी पूरे तरीके से स्ट्रक डाउन किया गया। जितने भी अमेंडमेंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में या कंपनी एक्ट में, उनको आपका जो है कहा गया कि वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं। और आर्टिकल 19 की बात करें तो यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी के अंदर है। आर्टिकल 14 की बात करें तो इसमें राइट टू इक्वालिटीज़ की बात हम कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही जो है राइट हैं वो आपके हैम्पर हो रहे हैं। तो आर्टिकल 19 इससे अफेक्ट हो रहा है, और आर्टिकल 14 जो है जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड, ऐसा ऑनरेबल कोर्ट का कहना है। एंड दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, सो इसलिए इनको वायलेट नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एसबीआई है जो कि इस बॉन्ड को इशू करती है और फंड जो भी आते हैं तो उसके एसबीआई अकाउंट में ही रखा आपका जाता है। तो कहा गया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड अब इशू नहीं कर सकते हैं। एसबीआई को पूरे जो डिटेल है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड बाय मार्च 6 2024 सारी डिटेल भी प्रोवाइड आपकी करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी हाईलाइट की गई। अब इसमें धीरे धीरे क्या क्या बातें आती हैं वो फिर जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पब्लिश करना इस इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट के अंदर विदिन 2 वीक्स, मतलब एसबीआई सारा डेटा देगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस चीज़ को इशू करेगा। और ये भी कहा गया कि 2 संवैधानिक बॉडी इलेक्शन कमीशन इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी हमें, मतलब हम लोग ये भी एक एंगल सोचना, हमें ये भी एक चीज़ डिस्कस करनी है कि जैसे मान लो एक पॉलिटिकल फंडिंग या पॉलिटिकल फाइनेंसिंग का भी हमें अल्टरनेटिव लेकर आना है, उसको हम कैसे लेकर आएंगे वो भी हमें सोचना पड़ेगा। बिकॉज अगर मान लो पहले के टाइम पे जो मेथड्स थे डायरेक्ट पे करना या कुछ, तो वो भी आपका इतना अधिक सक्सेसफुल नहीं थे। और फिर यही होता है, मतलब फिर यही होता है कि एक ट्रांसपेरेंट तरीका लेकर आ जा सके। अब वो ट्रांसपेरेंट तरीका क्या है, आप एक प्रोसेस को लेकर आए, उसको बोला गया कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है या वो आर्टिकल 19 आर्टिकल 14 के खिलाफ है, ये कहा गया। और है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक जो मतलब उसको डिवाइड किया जा रहा है, तो इससे आपके फंडामेंटल राइट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कही गई हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल फाइनेंसिंग करनी है तो उसका मेथड क्या है, आप कैसे करो, क्या कोई बेटर ऑप्शन है, इस पर डिस्कशन जरूरी है। तो उस पर अभी कोई आर्टिकल आएगा, कुछ आएगा तो हम उस पर डिस्कशन एक बार जरूर से वी विल डिस्कस ऑन दिस। नेक्स्ट देखते हैं, टॉर्पीडोज रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट इन अ न्यू डील क्लियर्ड बाय डीएसी। तो यहाँ पे ये डिफेंस रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नोट कर सकते हो। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अकॉर्ड किया है। तो जैसे आप ये एक प्रोसेस हम समझेंगे, जैसे मान लो किसी इक्विपमेंट को अगर हमें प्रोक्योर करना है, किसी जैसे मान लो कोई हथियार उसको हमें प्रोक्योर करना है, तो उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। उसके बाद ही फिर खरीद का और सारा काम जो है शुरू किया जाता है। तो अभी इतना 84,560 करोड़ वर्थ का प्रपोजल रखा गया है। इसमें कई प्रकार की जो डील्स हैं, जैसे हैवी वेट टॉर्पीडोज और इन सबको इंक्लूड किया गया है, और भी कई सारे हैं। और जो प्रोक्योरमेंट है नए जनरेशन के, जैसे एंटी टैंक मिसाइल, माइंस हैं और जिसमें सेंसर्स हों और भी जैसे है ना, तो ये भी अप्रूव किया गया है। उसके बाद अमेंडमेंट किया गया है डीएपी 2020 में, जिसके तहत जो बेंच मार्किंग या कॉस्ट कंप्यूटेशन, पेमेंट शेड्यूल और बहुत सारे लेवल पे कुछ चेंजेस भी आपके किए गए हैं कि कितना बेंच मार्किंग करना किसी चीज़ को खरीदने के लिए,
कॉस्ट से रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट की क्वांटिटी कितनी हो सकती है, ऐसे कई प्रकार के चेंजेस डीएपी और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 2020 के अंदर किए गए हैं। अब इसमें जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी आपका क्लियर किया गया। अब यहाँ पे हमारे मन में ये आना चाहिए कि जैसे देखो अभी तो हमने एंटी टैंक है, फिर उसके बाद जैसे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं, या यूएस नेवी फ्रॉम यूएस अंडर फॉरेन मिलिट्री सेल रूट, ये भी प्रोक्योर्ड बाय नेवी फ्रॉम द यूएस, ये सब प्रोक्योर किया गया फ्रॉम यूएस, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि मतलब आप कह सकते हैं कि हम अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव और इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो एक तो ये है कि हम अपना सेल्फ रिलायंस करके इंडिजिनस लेवल पे टेक्नोलॉजी डेवलप करें, और जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक हमें, क्योंकि दोनों तरफ, चाहे एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान है, और जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर जा रहा है, तो युद्ध की स्थिति अगर आती है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ऐसे इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरत हो जाती है। सो व्हाट इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है? तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बेसिकली पहला स्टेप है टुवर्ड्स प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के कंटेक्स्ट में ये पहला कदम होता है कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट या हार्डवेयर को अगर आप करते हो तो उसमें पहला जो चीज़ अप्रूव की जाती है उसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बोलते हैं, और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर और ये सब आपका आता है। तो ये AON आपको याद रखना है, रिसेंटली एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी टर्म न्यूज़ में था, तो ये क्या है ये आपको आइडिया होना चाहिए। चलो निबंध का टॉपिक देख लो। यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। 1000 शब्द में आपको लिखना है, तो आप लिख के सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पर सेंड करें। लिखने से भागने का प्रयास ना करें, जरूर से एटलीस्ट लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेयर करते जाए, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर मुझे रीच कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स का ये जो कोर्स है, अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं तो इसको मिस नहीं करना है, 30% ऑफ भी है। और सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके या फिर कमेंट सेक्शन में पिंड है, तो आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी सारे टॉपिक्स, कल भी हमने लगभग 12 से 13 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, तो ये टॉपिक्स आपको मिल रहा है, और प्रॉपर PDF भी अब बना के आपको मिल रही है। तो क्लास मंडे टू फ्राइडे आपकी रहेगी, तो ये जरूर से करें। और लिंक कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आपका एक्टिव है, तो ये भी आप लोग जरूर से गो थ्रू, इसमें भी आपका 30% का ऑफ है, तो ये भी जरूर से ज्वाइन करें और अपना एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी खत्म कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और जो भी आपको डिटेल की ज़रूरत है, कंटेंट की ज़रूरत है, वो सारा कंटेंट आपको सौरभ पांडे UPSC.com के अंदर फ्री कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें मैगजीन्स भी हैं, हिंदू के कंपाइलेशंस भी हैं, सारी चीज़ें आप अपना जाके देख लेना, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी हम रात को 10:30 बजे भी मिलेंगे लाइव इंटरेक्शन सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।